वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड एंड आई एम योर होस्ट सारा इलियास। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे समर फ्लाइट्स की, और समर फ्लाइट्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मलेशिया को। मलेशिया के हमने बात की बीचेस के, जो फेमस बीचेस है वहाँ पे आइलैंड्स हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। और अब हम चलेंगे मलेशियन कल्चर हेरिटेज की तरफ कि वहाँ की क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, और इस हवाले से वहाँ की क्या स्पेशलिटीज है, इसके बारे में बात करते हैं मिस्टर मुदस्सिर से। जी, कल्चर हेरिटेज, कुछ लोग होते हैं टूरिस्ट होते हैं जिनको कल्चर में हेरिटेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ जी। और उनका पर्पज ही बेसिकली ये होता है कि वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर किया जाए, और उससे खासकर जो होता है उसमें आप दूसरे कल्चर में से आप देखते हैं, पिक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनकी ऐसी हैं। जैसे अगर कोई इजिप्ट जाते हैं तो ईरान में से आप देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, स्टाइल्स देखते हैं। इसी तरीके से जब आप मलेशिया में हैं तो मलेशिया के भी कुछ खास जगह हैं जो कि आइडेंटिटी हैं, और जहाँ पे आप खुद भी जाना चाहिए और बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामिक कल्चर की भी एक मिसाल है मलेशिया, और जिसमें मतलब मलेशियंस हैं, इंडियंस उसमें मौजूद हैं, चाइनीज नस्ल मौजूद है वहाँ पे, सोसाइटी और ये मतलब कुछ नस्लें वहाँ पे रह रही हैं इस तरह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे यानी एक नहीं है, जैसे हम पाकिस्तान में तो ज़्यादातर एक तरह के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियंस भी हैं, वहाँ पे चाइनीज भी हैं, वहाँ पे मलेशियंस भी हैं, खुद मलाइज जिनको। और ऐसी सोसाइटी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मतलब उनकी पीस एंड हार्मनी होती है, वो एक बड़ी बड़ी मिसाल होती है कि हम तो खुद भी छोटी छोटी बातों पे बहनों भाइयों की लड़ाइयाँ काफ़ी सारी हैं, इतने एथनिक ग्रुप्स होते हैं, वो भी वहाँ पे पीस है, हार्मनी है, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस है। और उसमें कुछ हैं जैसे कि लैंडमार्क्स हैं, आर्मी म्यूजियम है उनका, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ जी, और उसके बाद एक केव है बाटू के नाम से, BHU, ब्लू मास्क दुनिया में मशहूर है इसके लिए। फिर बुजांग वैली है एक जो, और फिर केरी आइलैंड है, केलीज कैसल है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इससे बहुत ज़्यादा इसलिए मेंशन करें ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो आपको पता है कि आपने कौन कौन सी जगह को जरूर विजिट करें। और नॉट ओनली दैट, अभी भी आप जाने से पहले भी खुद भी हम तो आपको इस प्रोग्राम में कुछ मुख्तसर चीज़ें बता सकते हैं। आप खुद इंटरनेट के जरिए बाकी चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर करें और देखें कि उसमें से आपके इंटरेस्ट के मुताबिक क्या चीज़ है किसी भी मुल्क में, क्योंकि हम लोगों ने कोई जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है जो सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर आप अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एडवेंचरस होते हैं, जो कि जाना चाहते हैं, जैसे T2 की पहाड़ी सर कर इसी वजह से वो करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत एडवेंचरस होता है। अब इस तरह की वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, उसमें भी 3-4 ऐसी वंडर्स की जगह हैं। उसमें कैट म्यूजियम है, बाको नेशनल पार्क वो है वहाँ पे, फिर कैमरून हाईलैंड है, डेनम वैली है, डियरलैंड है। अच्छा, ये सारी डियरलैंड यानी यहाँ पे हिरन एडवेंचरस प्लेसेस बता दें हमने, कल्चर हेरिटेज बता दें। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्या है? अब तो जाहिर है अब हमने सबको ये तो बता दिया कि आप ये देखें जाके, वो देखेंगे कैसे, पहले आपको वीज़ा चाहिए ऑब्वियसली, उसके लिए आपको वीज़ा पॉलिसीज का पता होना चाहिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जी, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक तो पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए आपका, और जो कि 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड हो। ये हमेशा ज़्यादातर जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि 6 महीने से कम वैलिडिटी पे आपका पासपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता। बहुत सारे जी एक जनरल, लेकिन इससे कम में भी होता है। जब कुछ जगह पे ये होता है कि वो ये कहा जाता है कि जी जितने अरसे का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट उस टाइम के लिए वैलिड हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वीज़ा आपने 2 साल का अप्लाई करना है, तो आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड जरूर होना चाहिए। ये कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना है, जैसे 10 साल का वीज़ा अमेरिका का दिया जाता है, अब 10 साल का बाद पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं होती, लेकिन जब तक आपका ये पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता आप नया पासपोर्ट नहीं ले सकते। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस बात का भी हो। लेकिन इसमें यह है कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और उसमें मिनिमम 6 मंथ्स आप जरूर रखें। फिर उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है एक IMM 47, ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन। जी हाँ, मलेशियन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म IMM 47, वो फॉर्म फिल करना है और उसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए साथ। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज साथ चाहिए। एक आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए और उसकी 2 कॉपीज चाहिए। फिर उसके बाद आपकी कंफर्म एयर टिकट की चाहिए और उसकी 2 फोटोकॉपीज चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवलर्स चेक चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवलर्स चेक के साथ आपको जाहिर है जब भी किसी मुल्क के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो आपको ज़रूर साथ अटैच करने चाहिए।
मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी है, एक तो जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ लगाएं उनकी आप चेकलिस्ट जरूर बनाएं, वो जरूर साथ लगाएं, और हाँ चेकलिस्ट जरूर बनाएं, और साथ के साथ एक अच्छा कवरिंग लेटर जो आपकी जात को और जो आपके साथ लोग उस वीज़ा की दरखास्त में शामिल है उनको, और जो आपका बैकग्राउंड है बिजनेस का, बिल्कुल ब्रीफ छोटा सा, ताकि जो डिसीजन मेकर है वो आपके मतलब आपकी एप्लीकेशन पढ़ने से पहले जान ले कि किस के जा रहा है, रिजेक्शन के चांसेस जो है वो कम से कम हो। और फिर उसके बाद और इसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके। इस पे जो है वीज़ा पॉलिसीज पे रिक्वायरमेंट्स पे मजीद बात करते हैं, उससे पहले हमें कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रहे हैं? मैं तनवीर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी तनवीर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए ताकि मेरा पूछना है ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियन एमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो तो अगर किसी किस्म की ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या अचीव किया जाए तो क्या वो ऑस्ट्रेलियन एमिग्रेशन के लिए? आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, मेरे ख्याल से उसी वजह से उनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है। उनका मैसेज मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, जैसे आपको समझ आया। आउटलाइन थोड़ी सी समझ गया हूँ उनकी। बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, उसमें सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे, कुछ डिप्लोमास की भी बात कर रहे थे। हाँ जी, और उसके लिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है उसमें 3-4 तरह की इमिग्रेशन मौजूद है। जनरल स्किल्ड माइग्रेशन है, एम्प्लॉयज नॉमिनेशन स्कीम है, रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम है। इस जून में पॉलिसी को रिव्यू भी किया गया है। सो उसके हवाले से हम कुछ अपडेट्स आगे के प्रोग्राम में हम देंगे भी, लेकिन मेनली उसमें जो चीज़ होती है सबसे पहले ये होता है कि वीज़ा की एप्लीकेशन बाद की बात है, इमिग्रेशन की एप्लीकेशन बाद की बात है। सबसे पहला जो फेज़ है वो है आपकी असेसमेंट, कि आपकी जो असेसमेंट है वो हो कि आपका क्या हुनर है, और उस हुनर के लिए या उस तालीम के हवाले से आपको जनरल स्किल्ड माइग्रेशन मिल सकती है, रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन मिल सकती है, बिजनेस माइग्रेशन मिल सकती है, या आप एम्प्लॉयज नॉमिनेशन स्कीम के तहत आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये असेसमेंट लेनी होती है, और उस असेसमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। उस एक्सपीरियंस के हवाले से डिफरेंट कोड्स होते हैं, उन कोड्स के हवाले से डिफरेंट असेसिंग बॉडीज हैं जो कि उसको असेस करती हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है ये बड़ी ही एहतियात और टाइम टेकिंग होता है, समझ के पढ़ के, हाँ जी, समझ के और पढ़ के, क्योंकि एक ही जॉब के लिए जब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है तो उसमें सर्टेन कोड्स हैं। सो जो करीब एग्जैक्टली मैच करती होगी वो आपके प्रोफेशन के साथ, आपको वही उसके साथ बेसिकली उसी में अपनी असेसमेंट अप्रूव करवाना है। और वो आपको ये खास तौर पर, अब उसमें दूसरी जो खास बात है वो ये भी है कि बाज़ औक़ात उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से थोड़े से डिफरेंसेस के साथ कुछ जो होती हैं जॉब्स वो शॉर्टेज लिस्ट में होती हैं, ऑन डिमांड, इन डिमांड होती हैं, उनकी इमिग्रेशन आपकी जल्दी हो सकती है। कुछ आपकी ऐसी जॉब्स हो सकती हैं कि जो डिमांड में नहीं होती, जो इमिग्रेशन डिले में जा सकती है। तो जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन पहले एवेल्युएशन करवाएं, असेसमेंट करवाएं, उसमें आप खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। और फिर सेकेंडली उस चीज़ को भी मान में रखेंगे कौन सी जॉब्स जो है वो इन डिमांड है और कौन सी नहीं है। और वही पहले मिलेगी आपको जो इन डिमांड है। और उस सबसे पहले इस कंप्लीट करें असेसमेंट को, और असेसमेंट के बाद फिर वीज़े का फेज आता है। आई होप इनको अपना आंसर मिल गया होगा। अब हम जाते हैं वीज़ा पॉलिसी ऑफ मलेशिया की तरफ। जी, उसमें हम लोग बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवलर्स चेक आ चुके थे। अब इसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका कोई अजीज रिश्तेदार या कोई जानने वाला वहाँ पे मौजूद है जो कि आपको इनवाइट करता है। तो जब वो इनवाइट करता है तो वो एक रेफरेंस बन जाता है और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें स्ट्रेंथ बन जाती है। सो वो आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो आप उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बगैर भी कर सकते हैं। और जब आप रिटर्न एडवांटेज मिलेगा आपको? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इन्विटेशन लेटर हो जाता है, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीस होती है कि वो वीज़ा फीस आपकी होनी चाहिए। इसके लिए तो आप उसके बगैर वीज़ा मिल नहीं सकता आपको। तो वो हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई कि ये आपने अटैच करना है साथ। जी, ये वो है जिस पोजीशन में आप जो वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं ये विदाउट रेफरेंस है।
विदाउट रेफरेंस, ओके। ठीक है, एक जनरल वीजा है, टूरिस्ट वीजा है जो, ये उसमें पोजीशन में आ जाता है। दूसरा जो वीजा है वो है स्टूडेंट्स, इसमें है एम्प्लॉयमेंट है, डिपेंडेंट्स हैं और प्रोफेशनल विजिट के लोग हैं जो। दूसरे वीजे के बारे में मजीद डिटेल देंगे अपने व्यूअर्स को, लेकिन उससे पहले हमें जाना एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस वीजा पॉलिसी से आपको मजीद आगाह करेंगे, मजीद इन्फॉर्म करेंगे। टेक अ ब्रेक।